Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. 20 दिन बीत चुके थे. ये मेंशन पूरी तरह से सन्नाटे में गुम था और उस मेंशन का एक रूम जिसमें अंधेरा छाया हुआ था. हर तरफ खामोशी थी और उस रूम में कैद एक इंसान जो अपने आप को आज भी फिर एक बार कैद कर चुका था अपने आप में ही. ना कोई बंदिश, ना कोई जंजीर, फिर भी वो कैद था अपने अतीत में. वो गुम था. बहुत कोशिश की सॉन्गलैंग ने, शाओ शिनचैन ने और विंग के बाकी दोस्तों ने भी विंग को उस रूम से, उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालने की, पर विंग था जो मानने के लिए तैयार नहीं था. उसने फिर से खुद को बंद करके रखा था. वो पार्टी 20 दिन पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और ख़त्म हो चुकी थी विंग और वांग जी की वो बहस और वो जंग भी. पर आज भी विंग उन सब चीज़ों से निकल नहीं पाया था. वो फिर एक बार अपने आप में ही कैद हो चुका था. उसने फिर से अपने आप को एक बार फिर कैद करके रखा था. सॉन्गलैंग को और बाकी सबको उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, पर विंग किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था. बहुत कोशिश की सब ने उसे समझाने की, पर विंग ने अपने आप को उस पार्टी के बाद उस रूम से निकालने की ज़रूरत ही नहीं समझी. वो फिर से उस रूम में ही अपने आप को लॉक कर चुका था. पहले 4 दिन, मतलब उस पार्टी की रात के बाद 4 दिन वांगजी लगातार सॉन्गलैंग के मेंशन के बाहर आता रहा. उसने बहुत कोशिशें की विंग से मिलने की, पर मेंशन के गार्ड उसे अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करते थे और ये ऑर्डर सॉन्गलैंग का था. सॉन्गलैंग ने मेंशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और साथ ही में उसने सबको ये बता दिया था कि कोई भी वांगजी को अंदर आने की परमिशन नहीं देगा. वांगजी ने बहुत बार सॉन्गलैंग के ऑफिस जाकर भी उससे लड़ाई की थी ताकि वो विंग से उसे मिलने दे, पर सॉन्गलैंग भी कम जिद्दी नहीं था. विंग ऑलरेडी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा था. अगर एक बार फिर वांगजी उसके सामने आ जाता तो सॉन्गलैंग जानता था कि विंग की क्या हालत होगी, और जो सॉन्गलैंग होने नहीं दे सकता था. जिस वजह से वांगजी चाहे उसके सामने कितना भी लड़ ले, कितना भी उसे धमका ले, पर वो जानता है कि विंग को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और उसने किया भी था. उसने एक बार भी वांगजी को ना मेंशन में घुसने दिया था, ना विंग से मिलने दिया था. विंग जानता था कि वो गलत है. उसे बाहर निकलना चाहिए और फिर एक बार वांगजी का सामना करना चाहिए, पर यह चीज़ विंग के लिए अभी भी आसान नहीं थी. वो जिस दौर से गुजरा था वो सब भूलना इतना आसान नहीं था, और ना ही वो भूल रहा था, पर वो कोशिश पूरी कर रहा था. आज 20 दिन कंप्लीट हो चुके थे जब विंग उस कमरे में बंद है, पर आज उसे निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आज रूम से बाहर नहीं निकला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और सॉन्गलैंग के बिजनेस में बहुत बड़ी ट्रबल भी क्रिएट हो जाएगी. एक्चुअली एक कंपनी डब्ल्यू जो सॉन्गलैंग की कॉरपोरेशन के साथ एक डील करना चाहती है जिसमें विंग का इंक्लूड होना ज़रूरी है, जिसमें यिलिंग का इंक्लूड होना ज़रूरी है, क्योंकि यिलिंग सॉन्ग्स कॉरपोरेशन का वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर और डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट का हेड है. और अगर विंग ही इस मीटिंग में इंक्लूड नहीं होगा तो डब्ल्यू के सामने सॉन्ग्स कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ये जिम्मेदारी यिलिंग की है, और ये जिम्मेदारी यिलिंग को निभानी ही होगी, जिस वजह से विंग को खुद को उस रूम से बाहर लाना ही होगा. ये बात अब विंग भी जानता था, जिस वजह से फाइनली आज विंग उस रूम से बाहर निकला और वो सॉन्ग्स कॉरपोरेशन में गया. इतने दिनों बाद यिलिंग को काम पे वापस देखकर सब बहुत खुश थे. यिलिंग भी अपने काम में लग गया और वो प्रेजेंटेशन बनाने लगा.
7 दिनों बाद उनका प्रेजेंटेशन है डब्ल्यू के सामने, और अगर सब ठीक रहा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सॉन्ग्स कॉरपोरेशन एक नया मुकाम हासिल कर लेगी, जिस वजह से यिलिंग को अपना 100% देना ही होगा, और यिलिंग दे भी रहा है। इन 7 दिनों में यिलिंग ने अपनी पूरा वक्त सिर्फ प्रेजेंटेशन में ही दिया। उसने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए अपना पूरा कंसंट्रेशन और फोकस दिया, ताकि सॉन्ग्स कॉरपोरेशन को ये डील मिल ही जाए। आज फाइनली प्रेजेंटेशन का दिन है और सुबह से ही सॉन्ग्स कॉरपोरेशन में अच्छी खासी हलचल मची हुई थी, क्योंकि ये डील बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह से ही सबने प्रिपरेशन कर ली थी। थोड़ी ही देर बाद डब्ल्यू के ओनर और उनके असिस्टेंट भी कॉन्फ्रेंस हॉल में आ चुके थे। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और प्रेजेंटेशन कोई और नहीं, सॉन्ग्स कॉरपोरेशन के डिज़ाइनर हेड यिलिंग दे रहे थे। इस मीटिंग में सॉन्गलैंग, शाओ शिनचैन, वीन, वेन्निंग, डब्ल्यू के ओनर, उनके असिस्टेंट्स और कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी मौजूद थे। विंग प्रेजेंटेशन दे रहा था। वो बहुत कॉन्फिडेंस और फोकस लग रहा था। अपने वर्क के लिए वो कितना सिंसियर है, ये बात उसके प्रेजेंटेशन में ही झलक रही थी। पर विंग हल्का सा बेचैन था, पता नहीं क्यों, पर उसे लग रहा था कि कोई उसे शार्पली घूर रहा है, कोई उस पर नज़र रख रहा है। पर इस मीटिंग हॉल में जो भी पर्सन मौजूद है, उन सबको विंग जानता है। भले ही 2 चेहरे नए हैं उसके लिए, पर फिर भी ये विंग के लिए नया नहीं है। विंग बहुत सारे प्रेजेंटेशन पहले भी कर चुका है, पर फिर भी उसके लिए ये सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। उसे बहुत अनईजी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि लगातार कोई उसे घूर रहा है। ऐसा क्यों था ये तो पता नहीं। ये विंग के दिल का वहम था या सच में कुछ ऐसा था, ये तो नहीं पता। पर विंग को बहुत ज़्यादा ही अनईजी फील हो रहा है, पर वो कर क्या सकता है। ऐसे ही मीटिंग छोड़कर वो जा भी नहीं सकता, जिस वजह से वो अपने काम पर फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उससे ये हो नहीं पा रहा था। ये बात किसी और को समझ में ना आए, इसलिए विंग अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था अपने वर्क पर ध्यान देने के लिए। पर फिर भी वो अपने काम में कितना भी ज़्यादा परफेक्ट क्यों ना हो, उसकी हरकतें ये बता रही थी कि वो थोड़ा परेशान है। उसका चेहरा भले ही कोल्ड था, अभी भी वैसे ही स्टिफ था, पर उसकी हरकतें बहुत सी मैसी हो चुकी थी। एक्चुअली वेन्निंग विंग की हेल्प कर रहा था इस प्रेजेंटेशन में, और वेन्निंग के हाथ से एक फ़ाइल लेते लेते विंग ने उस फाइल को मिस कर दिया था, जिस वजह से वो फाइल नीचे गिर गई और उस फाइल में जितने भी पेपर्स थे वो सारे बिखर चुके थे, जिसे विंग और वेन्निंग ने जल्दबाजी में उठाने की कोशिश की थी। उन दोनों ने बहुत जल्दी वो सारे पेपर्स कलेक्ट किए और वेन्निंग ने वो पूरा बंच पेपर्स का विंग को दिया। विंग ने उस बंच को ले लिया, पर लेते लेते वेन्निंग का और विंग का हाथ टच हो गया। और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हुआ, मतलब विंग का और वेन्निंग का हाथ 2-3 बार टच हुआ। इसमें विंग के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वेन्निंग उसका दोस्त था और अक्सर उन दोनों में फिजिकल कांटेक्ट बनता था, मतलब वैसे नहीं, पर ऐसे हाथ टच करना, हग करना, ये नॉर्मल था। पर कोई और था उस पार्टी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, उस मीटिंग हॉल में, जिसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था। एक पर्सन जिसने अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके रखा था, हेड टू टो वो पूरी तरीके से कवर्ड था ब्लैक क्लोथ से, और वो विंग की तरफ इंटेंस नज़रों से देख रहा था। और उसी पर्सन की नज़रें विंग अपने आप पर महसूस भी कर रहा था, जिस वजह से उसे अनईजी और अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद मीटिंग ख़त्म हो गई और हर कोई अपने अपने ऑफिस में आ गया। रिज़ल्ट के लिए थोड़ा वेट करना था, 2 या 3 दिनों का, पर सरप्राइजिंगली रिज़ल्ट शाम को ही अनाउंस हो गया।
डबल डब्ल्यू ने सॉन्ग्स का प्रोजेक्ट अप्रूवल कर दिया था और अब डबल डब्ल्यू और सॉन्ग्स कॉरपोरेशन साथ में वर्क करने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया गया था और साइनिंग भी हो चुकी थी। उस कॉन्ट्रैक्ट पर सॉन्गलैंग और यीलिंग के साइन लिए गए थे ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए और सॉन्ग्स और डबल डब्ल्यू साथ में काम कर सके। सारे प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग की जिम्मेदारी विंग पर आ चुकी थी और विंग को ही अब ये प्रोजेक्ट हैंडल भी करना था। और ये डबल डब्ल्यू की स्पेशल रिक्वेस्ट थी क्योंकि डबल डब्ल्यू एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यीलिंग डिज़ाइनिंग वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम था और डिज़ाइनिंग में यीलिंग का मुकाबला अब तक कोई नहीं कर पाया था, जिस वजह से डबल डब्ल्यू नहीं चाहती थी कि प्रोजेक्ट में कोई भी गड़बड़ हो। इसीलिए विंग को ही ये सारे डिज़ाइन रेडी करने थे। ये कॉन्ट्रैक्ट टोटल 1 साल का था और किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के बिना टूट नहीं सकता था। मतलब अगर दोनों कंपनियों में से किसी एक को भी बैकआउट करना है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होगा, वरना बहुत सारा मनी दूसरी कंपनी को पे करना होगा एज कंपनसेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों कंपनियों के लिए जितना फ़ायदे का था, अगर टूट जाए तो उतने ही नुकसान का भी था, क्योंकि अगर किसी एक ने भी इसे बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के तोड़ने की कोशिश की तो वो कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकती थी, चाहे फिर वो डबल डब्ल्यू हो या सॉन्ग्स कॉरपोरेशंस हो। पर इसमें प्रॉफिट भी उतना ही था, जिस वजह से दोनों कंपनीज ये करने के लिए रेडी हो चुकी थी। अब सब विंग के हाथों में था, उसे ही अब अपना जादू दिखाना था और वो ऐसा कर भी रहा था। उसने अपना 100% दिया था हर चीज़ों में, हर डिज़ाइन में उसका वर्क और उसका हार्ड वर्क झलकता था। डील कंफर्म हुए 10 दिन बीत चुके थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। विंग अपने काम को 100% फोकस के साथ कंप्लीट कर रहा था और आज उसे डबल डब्ल्यू में जाना था क्योंकि डबल डब्ल्यू के ओनर विंग से मिलना चाहते थे और अपने वर्क की फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, जिस वजह से विंग को आज उनसे मिलने जाना था। विंग सुबह ही जल्दी निकल चुका था, उसने अपने सारे वर्क की इंफॉर्मेशन भी ले ली थी और वो फाइनली डबल डब्ल्यू के ऑफिस में था। डबल डब्ल्यू के सारे लोगों ने विंग को अच्छी तरीके से ग्रीट किया और उससे बहुत अच्छी तरीके से वेलकम भी किया। थोड़ी ही देर बाद विंग डबल डब्ल्यू के ओनर के ऑफिस में था। ओनर कहीं बाहर गए थे, जिस वजह से विंग को थोड़ा वेट करना था और विंग वेटिंग रूम में उनका इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक पर्सन उस ऑफिस में एंटर करता है जहां विंग ऑलरेडी मौजूद था। विंग उस पर्सन की तरफ देख रहा था। उस पर्सन ने पहले ही दिन की तरह, मतलब जिस दिन सॉन्ग्स और डबल डब्ल्यू की मीटिंग थी, उस दिन भी वो पर्सन अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके आया था और आज भी वो विंग के सामने अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके ही लाया था। विंग उस पर्सन का चेहरा आज तक नहीं देख पाया था। विंग को बहुत अजीब भी लगता था कि ये पर्सन हमेशा अपने आप को ढक के क्यों रखता है, पर फिर भी इन सब चीज़ों से विंग को क्या लेना देना था। उसे तो बस अपना काम करना था और यहाँ से निकलना था। वो पर्सन एंटर करता है और विंग को बैठने का इशारा करता है और खुद जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। वो पर्सन विंग की तरफ देख रहा था और विंग उसे अपनी डिटेल्स देने लगता है। विंग ने ऑलमोस्ट अपनी सारी डिटेल्स आधे 1 घंटे में देके कंप्लीट कर ली थी, पर वो पर्सन उन डिटेल्स से ज़्यादा विंग की तरफ देख रहा था। विंग को फिर से वैसा ही एहसास हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपना वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी था। वो आज भी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा था और वो जानता था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने बहुत से बार ओनर की तरफ देखा था। वो ओनर फाइल से ज़्यादा विंग की तरफ ध्यान दे रहा था। विंग इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुका था, पर वो कर भी क्या सकता है। इस पर्सन को वो कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि
यहाँ विंग वर्क के लिए आया है, उस इंसान से बहस करने के लिए नहीं। और विंग उससे कहे क्या कि मुझे देखो मत, ये तो थोड़ी अजीब बात होगी। जिस वजह से विंग भी शांति से सब कुछ सह रहा था। उसे कौन सा यहाँ रुकना था, उसे बस डिटेल्स देनी थी और निकलना था। थोड़ी ही देर बाद विंग सारी डिटेल्स देकर अपना वर्क कंप्लीट करता है और उस इंसान से जाने की परमिशन मांगता है। वो इंसान विंग की तरफ ही देख रहा था, ना हाँ कहता है ना कहता है। विंग का तो काम हो चुका था और उसे इस इंसान की नज़रें ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो उस पर्सन के रिप्लाई का इंतज़ार भी नहीं करता और उठ के सीधा बाहर की तरफ जाने लगता है। पर वो अभी उस ऑफिस के एग्जिट डोर के पास बड़ा ही था कि उसे अचानक अपने हाथ पर किसी की ग्रिप फील होती है। विंग जैसे ही पीछे देखता है, एक पर्सन उसे डोर पर ही पिन कर देता है। विंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, उसे समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या और ये पर्सन उसका हाथ क्यों पकड़ रहा है। विंग शॉकिंगली उस सामने वाले पर्सन की तरफ देख रहा था। उस पर्सन के हाथ में उसका मोबाइल था और उसने अपने मोबाइल के स्क्रीन में कुछ टैप किया। ये पूरा ऑफिस ऑटोमेटिक था, जिस वजह से इसका पूरा कंट्रोल उस पर्सन के मोबाइल में था। जैसे ही उस पर्सन ने मोबाइल में टैप किया था, ये पूरा ऑफिस पूरी तरीके से लॉक हो चुका था और कर्टन से कवर हो चुका था। विंग पूरी तरीके से शॉक था। ये करना क्या चाहता है? विंग उसकी तरफ देख रहा था और उसने अपना मुंह खोला ये बोलने के लिए कि तुम करना क्या चाहते हो। और ये क्या, बस विंग इतना ही बोल पाया था कि सामने वाले पर्सन का चेहरा देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वो पर्सन कोई और नहीं, लान वांगजी था। जैसे ही विंग ने वांगजी का चेहरा देखा था, उसने आगे कुछ भी बोलना रोक दिया था। वो इतना ज़्यादा शॉक हो चुका था। वो बस अपने मुंह से तुम इतना ही बोल पाता है कि वांगजी तुरंत उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग और भी शॉक हो चुका था। हैरानी से उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी और वांगजी वो उसे ब्रेथलेसली किस कर रहा था। वो लगातार विंग को फोर्सफुली उस ऑफिस डोर पर ही पिन करके उसकी बॉडी पर अपनी बॉडी प्रेस कर रहा था और उसे फोर्सफुली किस कर रहा था। विंग कुछ भी कहने के, समझने के, सोचने के किसी भी कंडीशन में नहीं था। वो शॉक ही इतना ज़्यादा हो चुका था। वो थोड़ी देर बाद ही अपने होश में आता है जब वांगजी ने उसके लोअर लिप को बाइट किया था, क्योंकि विंग अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था और वांगजी को अपने माउथ में एंट्री नहीं दे रहा था, जिस वजह से वांगजी ने मजबूरी में विंग के लोअर लिप पर बाइट कर लिया था। विंग फिर भी अपना माउथ नहीं खोलता और वो होश में आते ही वांगजी को बहुत ज़ोर से बैक पुश करता है। वांगजी इन सब चीज़ों के लिए रेडी था, पर वो फिर भी थोड़ा लड़खड़ा जाता है और विंग से दूर हो जाता है। विंग वांगजी की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। वो हल्का सा डरा हुआ भी था, पर फिर भी वो डर उसके चेहरे पर शो नहीं हो रहा था। विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वांगजी एक स्मग के साथ विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मेरा ऑफिस है, तो मैं यहाँ नहीं तो और कहाँ मिलूँगा तुम्हें? वैसे क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे लास्ट मीटिंग में क्या कहा था? मैं फिर से आऊँगा और अपने लैन वी वुशियान को अपना बनाऊँगा। तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मैं अपने वादे से पीछे कैसे मुकरूँगा? मैं अपने हस्बैंड को ही लेने वापस आया हूँ और अब तुम्हें हासिल मैं करके ही रहूँगा। उस दिन तुमसे किया गया वादा मैं तो नहीं तोड़ूँगा। इतना बोलकर वो विंग की तरफ देख रहा था और एक स्मग कर रहा था। विंग समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। मतलब अब वो पूरी तरीके से वांगजी की ट्रैप में फिर एक बार फंस गया है। पर क्या सच में वो फंसा है? सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। आई एम रियली सॉरी गाइज। एक्चुअली मैंने पार्ट पहले भी रिकॉर्ड किया था, बट एक्चुअली
हुआ ये कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और मैंने पार्ट जब खुद सुना तो वो इमोशनल स्टोरी कम और हॉरर स्टोरी ज़्यादा लग रही थी। मतलब मेरा गला बहुत ज़्यादा वियर्ड आवाज़ निकाल रहा था और सच में वो घोस्ट स्टोरी लग रही थी और उस स्टोरी को मैं वैसे अपलोड नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से मैंने इतना पॉज लिया। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। और आगे से पार्ट रेगुलर अपडेट करने की कोशिश करूँगी। वैसे भी ये स्टोरी अब 90% तो कंप्लीट हो चुकी है, जो 10% बची है वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तो स्टे ट्यून, गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।